2019 में जब मेरा इरादा हो गया कि वापस जाने के चांसेस तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जा सकते हैं हम। तो मेरी प्लानिंग थी 2020 में एंडिंग में आने की पाकिस्तान। और मैं लोग से कांटेक्ट किया तो पूरा हो गया था प्लान। मनमानी कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर सकते, और सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया वो 370 आर्टिकल को उनने बैन कर दी, निकाल दी। फिर मुझे कहने लगे वो आदमी शख्स जो आया था उधर से, दिल्ली से, कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे, कि जो हम 370 आर्टिकल को निकाल रहे वो सही है। तो मैंने कहा ये तो नामुमकिन है, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारी कर ही नहीं सकता। तो ये जुडिशरी पैनल हो गया। तो मैंने मेरे बयान में क्या और एक पोस्ट किया, क्या अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ, ठीक है, हाथ से निकल गई। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हज़ारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी जैसा मैंने कहा 3800 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। पाकिस्तान में ज़िंदगी में एक बार आया था 1991 में, जब मैं दावती मैदान में ख़त्म रखा था, लेकिन इतना फेमस नहीं था। जब दीदा साहब से मुलाकात हुई थी 1987 में, वो 88 में लेक्चर किए। तो दीदा साहब के बाद में मुतासर हुआ डॉक्टर इसरा अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, भारत में पैदा होने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक पेशे के एतबार से तो एक MBBS डॉक्टर हैं, मगर दावत इस्लामी में आपने एक मकाम बनाया है जहां तक पहुंचना हर शख्स का ख्वाब होता है। आपके लहजे में ऐसी मिठास और दिमाग में ऐसा इल्म है कि इस्लाम की रोशनी से हजारों अफराद को मुनव्वर कर चुके हैं। वो दुनिया के सारे बरे-आज़मों में जा चुके हैं। 30 साल के अरसा में उन्होंने दर्जनों मुल्कों में बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब किया। कितने ही लोगों का बाइबल, तौरात और हिंदुओं की गीता और महाभारत से तकाबुल करके दायरा इस्लाम में दाखिल किया। जाकिर नाइक कहते हैं कि दावत दीन के मिशन के लिए वो अजीम इस्लामी मुबल्लिग और मुहक्किक अहमद दीदात से मुतासिर हुए थे, जिनके साथ उनकी पहली मुलाकात 1987 में हुई। 2006 में उन्होंने बताया कि शेख अहमद दीदात ने उन्हें दीदात प्लस का लकब दिया, जो उनके इस्लामी खिदमात का एतराफ था। डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आए और आज उन्हीं की जुबानी उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे। इसमें उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सके, बांग्लादेश क्यों नहीं जा सके और सिर्फ मलेशिया का ही इंतखाब रहने के लिए क्यों किया। मोदी और अमित शाह के भेजे हुए लोगों ने उनको क्या ऑफर दी। तो बगैर वक्त जाया किए उनकी बातें उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की और अपनी जिंदगी के हालात पर बात की। उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया और भारत छोड़ने के सवाल पर बोले, मुझे भारत बहुत याद आता है क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ। मुझे भारत को छोड़ने का अफसोस हुआ। मुझे वहाँ खुले मैदानों में इज्तिमात करना याद आता है। लाखों के मजमा में 25% गैर मुस्लिम होते थे, उन्हें दावत देते थे, वो इस्लाम कबूल करते थे तो खुशी होती थी। मुझे भारत के वो इज्तिमात याद आते हैं। ऐसे इज्तिमात दुनिया में सिर्फ 2-3 मुल्कों में ही हो सकते हैं, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। मेरा बांग्लादेश जाने का प्रोग्राम 2 मरतबा बना, मगर मैं अभी तक वहाँ नहीं जा सका। और जब मैं पाकिस्तान गया था तो तब तकरीर नहीं करता था, इसलिए इन दोनों मुल्कों में जाने की बस ख्वाहिश ही है। मगर जब मैंने भारत छोड़ा तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं पाकिस्तान चला जाऊँ। एक फोन कॉल पर मुझे पाकिस्तान में बुला सकते थे, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि मोदी हुकूमत मेरे बारे में ये झूठ फैलाती कि ये ISI के साथ मिला हुआ है, वो पाकिस्तान को बदनाम करते। मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में जाता हूँ तो मेरी पाकिस्तानी सफीर के साथ मुलाकात लाजमी होती है। वो बड़ा एहतराम करते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत तो थी, मगर एहतियात के तौर पर मैं पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हुआ। 2019 में मेरा भारत में सब कुछ सरकार ने जब्त कर लिया। मेरी जायदाद, प्रॉपर्टी, IRF समेत हर चीज सरकार ने कब्जे में ले ली और मुझे बैन कर दिया। फिर मेरा एक चांस था कि मैं पाकिस्तान जाता और 2020 में मेरा इरादा भी बन गया था, प्लान भी सब कुछ हो गया था, हुकूमत के बड़े लोगों से बात भी हो गई थी, मगर कोरोना वायरस आ गया और सफरी पाबंदियां पूरी दुनिया में लग गईं, इसलिए मैं पाकिस्तान दोबारा नहीं आ सका। अब मेरा इरादा है कि मैं पाकिस्तान का चक्कर लगाऊं, मगर अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं वो कभी इधर और कभी उधर हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी साल आऊं, आगे देखेंगे क्या बनता है। 2019 में जब मेरा इरादा हो गया कि वापस जाने के चांसेस तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जा सकते हैं हम। तो मेरी प्लानिंग थी 2020 में एंडिंग में आने की पाकिस्तान। और मैं लोग से कांटेक्ट किया तो पूरा हो गया था प्लान।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी भारत में वापसी के इम्कानात इंतहाई कम करार दिए। उनका मानना है कि भारत जाना तो बहुत आसान है मगर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं और ये मेरी वजह से है तो मैं भारत के लिए एक दहशतगर्द ही हुआ ना। काफी इल्जामात मुझ पर लगे मगर एक भी साबित नहीं हुए। मैंने मोदी की वजह से हिजरत की मगर मुझे इससे फायदा हुआ। जो दीन के लिए हिजरत करता है अल्लाह ताला उसको अजर भी बढ़ा देता है। और जहाँ तक मोदी की बात है तो अब वो इतना मशहूर नहीं रहा। जो जो उसने किया उसके नतायज उसके सामने आना शुरू हो चुके हैं। अभी इलेक्शन को ही ले लें तो मोदी की जमात दावे कर रही थी कि वो इस मर्तबा 400 पार करेंगे मगर अल्लाह की मदद से उनको 50% सीटें भी नहीं मिली। वो बेशक अपनी इत्तेहादी जमातों की वजह से वजीर आजम बन गए मगर उनका जो रोब और बढ़के थी वो कम हो गया है। इसलिए जब उनके पास असेंबली में 2/3 अक्सरियत होती है तो वो कुछ भी कर लें उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। अब उनको डर है, वो कुछ करने से पहले सोचेंगे। कश्मीर की आजादी को भी इस वजह से हटाया क्योंकि मोदी की पहले अक्सरियत थी। अगर ना होती तो अपोजिशन भी बड़ी तादाद में होती तो कश्मीर आज भी पहले की तरह होता। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि मोदी और अमित शाह ने उनसे पर्दे के पीछे राब्ते की बड़ी कोशिशें की और एक मर्तबा उन्होंने इजाजत दी कि एक शख्स उनके पास आया और बोला कि मुझे मोदी और अमित शाह ने बराह रास्त भेजा है। ये 2018 की बात है। उस शख्स ने कहा कि मोदी जी ने पैगाम दिया है कि हम अपने और आपके दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई उसको हटाना चाहते हैं। मैंने कहा कि मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई दुनिया में मेरी फैमिली के अलावा अच्छे से जानता है तो वो आपकी इंटेलिजेंस है। मेरी जिंदगी तो खुली किताब है। वो अलग बात है कि आपको मेरे काम पसंद नहीं मगर मैंने भारतीय आईन का कोई हिस्सा नहीं तोड़ा। 5-6 घंटे बात हुई। उस शख्स ने कहा कि हम आपको भारत वापस बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप जो भारत के लिए काम मुझसे लेना चाहते हैं मैं वो करने को तैयार हूँ मगर मेरी 2 शर्तें हैं कि जो भी काम होगा वो कुरान पाक और हदीस के खिलाफ नहीं होगा और दूसरी शर्त ये है कि मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारी हुकूमत को कश्मीर इशू पर सपोर्ट करें। जो हम कश्मीर की आजाद हैसियत खत्म करना चाहते हैं आप उसकी हिमायत करना। मैंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कल लिए ऐसा कि अभी हम विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप वापस आ सकते। मुझे उम्मीद तो थी नहीं। मैं बोला अगर आप फिर मुझे कहने लगे वो आदमी शख्स जो आया था उधर से दिल्ली से कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत के वक्फ बिल पर भी बात की जिस पर हमने एक वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल पर जाकर वक्फ बिल पर बनी ये वीडियो देख सकते हैं और भारतीय मुसलमानों की जिस तरह भी मुमकिन हो मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले एक वक्फ बिल लेकर आए। इसमें मुसलमानों की जमीनें हथियाने का मंसूबा था। वक्फ के तहत मसाजिद, दरबार, दरगाहें, पनागाहें, सराय और कब्रिस्तान आते हैं। ये जमीन 9,40,000 एकड़ से ज्यादा है जो माजी में राजाओं, महाराजाओं और नवाबों ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दी थी। वो इसी बोर्ड की मिल्कियत है। ये इतनी जमीन है कि इसमें कई छोटे छोटे मुल्क समा जाएं। आइन में वक्फ को तहफ्फुज हासिल है मगर मोदी सरकार ये खत्म करके जमीन हथिया लेना चाहती है। ये वक्फ प्राइवेट है और सारी जमीन को मुसलमानों के लिए वक्फ किया गया है। अगर ये तरमीम हो जाए तो सारी जमीन भारत की सरकार के पास चली जाएगी जिस पर मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान भी नहीं बचेंगे। दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी का है जिसकी कीमत $2 अरब है और ये घर वक्फ की जमीन पर बना है। किसी मुसलमान ने गड़बड़ करके ये जमीन मुकेश अंबानी को दे दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक बाबरी मस्जिद गई तो कितना हंगामा हुआ। अगर ये वक्फ बिल पास हो गया तो न जाने कितनी मस्जिदें जाएंगी। भारत के मुसलमानों को जागना चाहिए। भारत में 21 करोड़ मुसलमान हैं। अगर इसका 2.5% यानी 50 लाख भी वक्फ बिल पर एतराज करें तो ये बिल रुक जाएगा। $2 बिलियन मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का बताइए दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हाउस जो 27 माले की बिल्डिंग है एंटेलर, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस, उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी पाकिस्तान आमद का किस्सा सुनाया और बताया कि मैं 2 अफराद से मुतासिर हुआ हूँ। एक शेख अहमद दीदात और दूसरे डॉक्टर इसरार अहमद। मैं 1991 में पाकिस्तान आया, तब मैं मुकर्रर नहीं था। मैंने डॉक्टर इसरार से कहा कि आपसे मिलना चाहता हूँ तो मैंने उनसे मुलाकात करके बताया कि मेरा एक जुनून है कि दुनिया की जितनी भी इस्लामी केसेट है उनको इकट्ठा करूँ और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाऊं। उन्होंने कहा कि जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो सैकड़ों में होंगे और सारे तो मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा कि
मैं शिकागो से आपके सारे लेक्चर्स की कैसेट ले चुका हूँ। तो मैंने कहा कि मैं शिकागो से आपके सारे लेक्चर्स की कैसेट्स ले चुका हूँ, कराची से भी खरीद ली, अब लाहौर में आपके पास आया हूँ और यहाँ से भी मैं तमाम कैसेट लेकर ही जाऊंगा। उन्होंने भी कैसेट्स मुझे दे दी। उन्होंने मुझे हिदायत दी, एक दाई को अपनी जरूरियात कम करना चाहिए ताकि आपको जिंदगी बसर करने के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। ख्वाहिशात को कम रखोगे तो जो भी कहना की चोट पर कहोगे और किसी की खुशामद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 2.5 आवर्स का लेक्चर था, सबसे बड़ा लेक्चर मेरी जिंदगी पब्लिक में जो दिया मैंने, और क्वेश्चन आंसर 4 घंटे के ऊपर था। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स इट वाज अ लॉन्ग स्पीच एंड विद वैरायटी थी। तो हर स्पीच के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो डिबेट में जैसा मैंने कहा कि विलियम कैमल एंड श्री रविशंकर के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। बाद में स्पीच में अगर आप देखेंगे दावती मैदान में तो दावा डिस्ट्रक्शन है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों लेक्चर्स दिए और हजारों सवाल किए गए। उन्होंने हर एक को लाजवाब कर दिया। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सवाल से मुतालिक उन्होंने बताया कि कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि जब मैं पब्लिक में सवाल जवाब कर रहा हूँ और कोई सवाल आता है तो मुझे जवाब नहीं पता होता, मगर अल्लाह ताला की मदद हर मर्तबा आई। और कई मर्तबा तो ऐसा हुआ कि मैंने अगर रात को कोई मसला पढ़ा है तो अगले ही दिन मुझसे वो सवाल कर लिया गया। कई सवाल मुश्किल थे, मगर एक सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया। दुबई में मैं लेक्चर्स देने जाता तो वहाँ एक हिंदू शख्स राहुल था। उसके सवाल बहुत मुश्किल होते थे और उसके जवाब देने में मजा आता था। राहुल ने एक मर्तबा मुझसे सवाल किया कि जो सबसे पहला लफ्ज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वो इकरा था। उसने कहा कि उसके जवाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब है कि उनके सामने कुछ लिखा हुआ था। हजरत जिब्राइल ने उन्हें इकरा लफ्ज पढ़ने का कहते हुए क्या दिखाया, जिसको देखकर उन्होंने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता। जो ये किताब दिखाई वो कहाँ है? जब मैं सवाल दोहरा रहा था तो अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम आया। तो मैंने कहा कि भाई राहुल, क्या तुम जापानी बोल सकते हो? उसने कहा नहीं, मैं नहीं बोल सकता। तो मैंने कहा कि क्या मैंने तुम्हें कोई किताब दिखाई जिसको देखकर तुमने कहा कि मैं जापानी नहीं बोल सकता? ऐसे ही जिब्राइल ने जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इकरा कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई किताब दिखाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। एंसिलरी है, मतलब दूसरे कोई टॉपिक पे है, मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स की, वो सही है गलत है, कोई भी कंट्रोवर्सी पे लेके अपने मेन फोकस से हटना नहीं चाहिए। सही। लेकिन लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ वो हक की बात सही या गलत वो बाजू में, उससे अगर दावती मैदान में कोई फ़ायदा नहीं होता तो उसको अपने टॉपिक पे मत लेके आओ। आप समझे? वो टॉपिक पे जिस पे डिस्कस करके अपना मेन मुद्दा जो है दावती मैदान का, उससे नुकसान के ज़्यादा चांसेस है तो उसको जिक्र ही नहीं करना चाहिए। आप समझे? ये रूल है। लेकिन उस वक्त क्वेश्चन आंसर पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो एक तकरीर ख़त्म होने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बिलाशुबा दुनिया के मुतादिद मज़ाहब की किताबें पढ़ रखी हैं और बिलाशुबा वो किताबें मुश्किल भी होंगी। हम और आप जैसे आम लोगों को अगर वो पढ़ने को मिलें तो हम तो शायद समझ ही ना पाएं, मगर एक तजर्बाकार दाई के लिए क्या ये अलग होता है? इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जो किताब दुनिया में समझना सबसे मुश्किल है वो कुरान पाक है। ये आसान भी है और सबसे मुश्किल भी, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लिखा है कि आम इंसान को भी ये इतना ही मुतासिर करता है जितना एक पढ़े लिखे शख्स को। कुरान पाक की हर आयत ऐसी है कि उसको जितनी मर्तबा पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा, इतने ही मतलब पता चलेंगे। इसी आयत को एक ज्यादा समझ बूझ रखने वाला शख्स पढ़ेगा तो उसको भी फायदा होगा, और अगर साइंसदान पढ़े तो उसको भी उतना ही फायदा होगा। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है। वो जानता है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात शुरू में की गई है तो आखिर में भी कुरान पाक के दरमियान में भी आ जाती है। इंसानी फितरत भी यही है कि वो एक चीज को मुकम्मल पढ़ ले तो उसके जहन से निकल जाती है। बार बार इसके सामने कोई चीज आए तो उसको याद रहती है। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक का बरखा दत्त और शाहरुख वगैरह के साथ एक शो बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें उन्हें बोलने के लिए बहुत ही कम वक्त दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक से जब पूछा गया कि क्या आपको इस चीज का बुरा लगा तो उन्होंने बताया कि बड़े बड़े चैनल्स की अपनी पॉलिसी होती है, मुसलमान के खिलाफ है या उसके हक में। चैनल्स अपने शो में लोगों को बुलाते हैं मगर एंकर उस शो को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकता है। बिग बॉस जैसे शो तो प्लान किए जाते हैं कि इस पर मिर्च फेंको, इससे लड़ो, इसको थप्पड़ मारो वगैरह वगैरह, मगर टीवी शो ऐसे नहीं होते। वहाँ एंकर की मर्जी होती है किसको वक्त दे या ना दे। तो वो शो भी ऐसा ही था जिसमें एंकर की मर्जी चलनी थी। उसने जो भी किया ठीक है, काफी पुरानी बात है, मगर इसके बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं जिस भी शो में जाऊंगा मैं अपने कैमरामैन लेकर जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। लेकिन वो जो एंकर रहता है वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, और हम लोग मीडिया के आदमी हैं, चीजों को समझते हैं। उसके बाद मैंने तय कर दिया, अगर मैं जाऊंगा कोई भी शो में, एक होता 1-to-1 इंटरव्यू
उसमें भी कम जाता हूँ मैं, लेकिन अगर शो है तो कोई भी अगर चैनल है जो स्पेशली नॉन मुस्लिम है, वो शो में मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे खुद के कैमरा ना हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शाहरुख खान के साथ मुलाकात के बारे में बताया कि जब शाहरुख ने मुझसे पूछा कि अगर मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता तो उसका क्या गुनाह है, तो मैंने उसको बताया कि ये इस चीज पर मुनहसिर है कि आपको इम्तिहान में कितने नंबरों से पास होना है। अगर फर्स्ट आना है तो दाढ़ी रख लें, अगर नहीं रखेंगे तो बाकी अमाल पूरे कर लें ताकि पास हो जाएं। दाढ़ी नहीं रखनी तो ये नहीं कि आप जहन्नुम में जाएंगे, मगर ऊंचे दराजात के लिए जरूरी है। शाहरुख ने ये सुनकर कहा, वाह क्या जवाब है, अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे नंबर बढ़ा लें तो दाढ़ी रख लें, अब वो रखें या ना रखें ये उनकी मर्जी। ऑफ द शो ने मुझे पूछा कि अगर एक मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता है, क्या इंपॉर्टेंट है दाढ़ी रखना, कि दाढ़ी रखने से नहीं मुसलमान होते, फिर मुसलमान होता? तो मैं बोला डिपेंड आपको कितना मार्क्स चाहिए। अगर आपको एक एग्जामिनेशन में पास होना है वो अलग बात है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पॉडकास्ट के आखिर में उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया कि मुसलमान गुनाहों से बचें, खुद को तनाजात से बचाएं। आजकल का दौर फितनों से भरा है, इसमें अगर सरवाइव करना है तो अपना ईमान बेहतर बनाना होगा, वरना जन्नत मिलने के इम्कानात कम हो जाते हैं। अगर जन्नत ही ना मिली तो जिंदगी गुजारने का क्या फायदा। अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आप न सिर्फ दुनिया में खुश रहेंगे बल्कि आखिरत में भी सबसे अच्छी जगह आप ही के नाम होगी।